हेलो स्टूडेंट, कल की क्लास में हमने डाइस्टीरियोमर, एनेंशियोमर और मीसो कंपाउंड के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे तथा यह कैलकुलेट करेंगे कि किसी कंपाउंड में कितने ऑप्टिकल आइसोमर उपस्थित हैं और कितने ऑप्टिकल इनएक्टिव, एवं बिना कायरल सेंटर के या बिना कायरल कार्बन के क्या कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिविटी दर्शा सकता है, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं वीडियो को। किसी कंपाउंड में कितने ऑप्टिकल एक्टिव होंगे और कितने ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे। कोई कंपाउंड यदि हमें दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये कितने प्रकाशिक समावयवी बनाएगा, तो वो कैसे निकाले जाते हैं, इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। इसके लिए कंपाउंड को हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो होता है सिमेट्रिक कंपाउंड और एक होते हैं अनसिमेट्रिक कंपाउंड। अनसिमेट्रिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें सममिति नहीं होती है। तो मैं यहां पर केस फर्स्ट लेता हूं। सबसे पहले अनसिमेट्रिक। अनसिमेट्रिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल, इसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम। CH3 CH इधर में लगा देता हूं, चलो क्लोरीन लगा देते हैं। CH इधर में लगा देता हूं, कोई ब्रोमीन लगा देता हूं मान के चलो, और यहां पर CH3। अब ये कंपाउंड मेरा एक अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। अनसिमेट्रिक क्यों? क्योंकि इसे डिवाइड करने पर दोनों साइड जो पार्ट बन रहे हैं वो सेम नहीं है। ये कंपाउंड कितने ऑप्टिकल एक्टिव दर्शाएगा, कितने एनेंशियोमर पेयर दर्शाएगा, कौन कौन इसमें डाइस्टीरियोमर होंगे, कितने ये मीसो कंपाउंड बनाएगा, इन सब चीजों की जानकारी आज अपन पढ़ेंगे डिटेल में। केवल इसी कंपाउंड के बारे में नहीं, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखते हैं। इसको निकालने के लिए सबसे पहले मैं इस कंपाउंड के फिशर फॉर्मूले में ड्रॉ करता हूं। इसे फिशर फॉर्मूला बनाने के लिए क्या किया जाए, सबसे ऊपर ही ऊपर मैं ले लेता हूं CH3 को। अगला कार्बन एटम जो है उस पर एक H और एक Cl लगा हुआ है, तो मैं एक साइड में H लगा देता हूं और एक साइड में Cl लगा देता हूं। इसी प्रकार सेकंड कार्बन पर भी H और Br लगे हुए हैं, तो एक पर मैं H लगा देता हूं और एक पर Br, और तीसरा CH3 है, चौथा कार्बन। अब ये हो चुका है मेरे पास एक। इसका मैं मिरर इमेज बनाता हूं। तो मिरर इमेज बनाने पर CH3 की जगह CH3 आ जाएगा। Cl पास में दिखाई दे रहा है तो पास में Cl दिखेगा, और दूर क्या दिखेगा मेरे को, हाइड्रोजन। इसी प्रकार Br पास में दिखाई देगा और हाइड्रोजन कहां दिखाई देगा, दूर, और CH3 की जगह क्या आ जाएगा, CH3। ये मेरे पास बन चुका है B। अब मैं इसका एक और अरेंजमेंट लेता हूं कि मैंने Cl इधर लिया है, इसको मैं इधर ले लेता हूं और H को इधर ले लेता हूं, या फिर H को इधर ले लेता हूं, Br को इधर ले लेता हूं। ऐसा नहीं करना है कि दोनों ही चेंज कर दें। दोनों ही चेंज करने पर तो ये ग्रुप बन चुका है मेरे पास, जो मिरर इमेज में आ चुका है। तो इन दोनों में से किसी एक का अरेंजमेंट में चेंज करता हूं। तो दूसरा क्या बन सकता है मेरे पास, CH3, यहां से मैं H को यहीं रहने देता हूं, Cl को यहीं रहने देता हूं, और जो Br इधर था अब की बार मैं Br को इधर ले लूं और H को इधर ले लूं, और CH3। ऐसा भी हो सकता था कि इसको सेम रहने देते, इसको हम बदल देते। और इसकी मिरर इमेज यदि बनाई जाए तो इसकी मिरर इमेज बनाने पर CH3 की जगह तो CH3 आ जाएगा, नीचे CH3 की जगह CH3 आ जाएगा। H दूर है तो ये मेरे को दूर दिखाई देगा, Cl पास है तो पास दिखाई देगा, H और Br दूर दिखाई देगा। ये मेरे पास C आ चुका है और ये मेरे पास D आ चुका है। अब मेरे पास ABCD 4 अरेंजमेंट हैं। इन चारों अरेंजमेंट में यदि हम ध्यान से देखें तो यहां से क्या कोई POS लग रही है, तो देखो यदि मैं यहां से लगाऊं POS तो ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, ये तो लग नहीं सकती, और ये भी नहीं लग सकती क्योंकि HS तो मिरर इमेज बना देंगे, लेकिन Cl और Br आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बनाएंगे। यदि इसमें POS नहीं है तो इसमें तो होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि ये मिरर इमेज है। चेक करते हैं, इसमें Cl की मिरर इमेज H हो नहीं सकती है, और यूं यदि लगाया जाए तो ये आपस में मिरर इमेज नहीं है। तो C में यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लग रही है तो D में तो होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। अब A और B में रिलेशन की बात करें कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो यहां पर इन दोनों का रिलेशन होगा एनेंशियोमर का। और C और D की बात करें तो इन दोनों में भी रिलेशन किसका निकल के आएगा, एनेंशियोमर का रिलेशन निकल के आएगा।
क्योंकि एनेंशियोमर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं और एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। लेकिन ए और सी की बात करूं मैं कि ए और सी में आपस में क्या रिलेशनशिप है, या फिर मैं ऐसे कह दूं कि ए एंड डी में क्या रिलेशनशिप है आपस में, या फिर मैं बी से कंपेयर करूं कि बी एंड सी में क्या रिलेशनशिप होगा, या फिर बी और डी में क्या रिलेशनशिप होगा। तो इन दोनों में अब ध्यान हमको रखना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन मिरर इमेज नहीं है, तो वो विवरिम्ब समावयवी या डाई स्टीरियोमर के नाम से जाने जाते हैं। तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, डाई स्टीरियोमर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये एक दूसरे के डाई स्टीरियोमर होंगे। अब बात करते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर काउंट करके भी देख सकते हैं 1 2 3 4। तो टोटल आइसोमर ऑप्टिकल कितने बन जाएंगे, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं इसमें 4। ठीक है, अच्छा बात मैं ये करता हूं कि टोटल एक्टिव आइसोमर कितने हैं। तो एक्टिव कितने हो जाएंगे, सभी के सभी एक्टिव हैं। क्यों, क्योंकि कोई पीओएस नहीं है, कोई सीओएस नहीं है। जब सिमेट्री नहीं होती है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अच्छा इसमें मीसो कंपाउंड कितने हैं। तो मीसो कंपाउंड के बारे में बताया था कि सेम नेचर कायरल सेंटर, तो समान प्रकृति के कायरल सेंटर है नहीं है, HBr HCl, तो अलग अलग है। तो इस सिचुएशन में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हो नहीं सकती, और जब तक प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वहां पर मीसो कंपाउंड बनने की संभावना होती नहीं है। तो यहां पर मीसो कंपाउंड नहीं है। अच्छा टोटल नंबर ऑफ एनेंशियोमर कितने हैं। तो एनेंशियोमर एक तो ये है और एक ये है। तो एनेंशियोमर पेयर कितना हो जाएगा, एनेंशियोमर पेयर कितने हो जाएंगे इसमें 2 एनेंशियोमर पेयर यहां पर उपस्थित होंगे। ठीक है, तो बात यह आती है कि क्या हमें हर कंपाउंड में इसी प्रकार से निकाल कर देखना होगा कि सबके फिशर फॉर्मूले बनाए जाएं और फिर इनको कैलकुलेट किया जाए कितने एनेंशियोमर बनेंगे, कितने मीसो कंपाउंड है, कितने एक्टिव केस हैं, कितने इनएक्टिव हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ आइसोमर है। तो नहीं, हम यदि ये काम बार बार करने लगे तो हमारा पड़ोसी हमसे बहुत आगे निकल जाएगा और हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इसके लिए क्या है, कुछ फॉर्मूले यूज किए जाते हैं जिनकी सहायता से हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि कंपाउंड कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा और कितने नहीं। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर यदि मेरे को किसी अनसिमेट्रिक कंपाउंड में निकालने हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। इस फॉर्मूले को अपन यूज में लेते हैं। अब यहां पर बात आती है कि ये n क्या है। तो n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर या कायरल एटम। तो इसी क्वेश्चन में देखते हैं हम क्या ये फॉर्मूला काम करता है या नहीं करता। तो 2 की पावर n, अब हमें चेक करना है कायरल सेंटर कितने हैं। तो ये कायरल सेंटर होगा क्योंकि Cl CH3H और ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है। तो 1 कायरल सेंटर तो ये हो गया और 1 कायरल सेंटर ये हो गया। तो 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो यहां पर 2 की पावर 2 क्या निकल के आ जाएगा हमारा 4। तो ये फॉर्मूला हमारा इन कंपाउंडों में काम करता है। अब बात ये आती है कि एनेंशियोमर पेयर कैसे निकाले जाएं। तो एनेंशियोमर पेयर निकालने के लिए हम एक दूसरा फॉर्मूला यूज में लेते हैं। ये जो फॉर्मूला है इसमें अपन 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 2 की पावर n अपॉन 2। इसे 2 की पावर 1 माना जा सकता है, तो मैं यहां कर दूं 2 की पावर n माइनस 1। अब 2 की पावर n माइनस 1 इसी फॉर्मूले में मैं इसको लगाता हूं। तो यहां पर देखें 2 की पावर n 2 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 1। और 2 की पावर 2 माइनस 1 का मतलब कितना आंसर आ जाएगा 2। तो फॉर्मूले से भी मेरा आंसर सही आया है और नॉर्मली मैंने निकाल के देखा तो आंसर सही आया है। तो अब किसी कंपाउंड में हम बार बार इस तरह से फिशर फॉर्मूले बनाकर हम नहीं देखेंगे। यदि हमें पता चल जाए कि मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक है तो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक होने पर हम डायरेक्ट फॉर्मूले लगाएंगे। और क्या फॉर्मूला लगेगा, पहला टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर यदि आपसे पूछा जाए तो आप फॉर्मूला लगाओगे 2 की पावर n।
टोटल नंबर ऑफ एक्टिव आइसोमर बोला जाए तो 2 की पावर n, क्योंकि यहां पर सभी के सभी क्या होंगे, एक्टिव होंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ एनेंशियोमर, तो टोटल नंबर ऑफ एनेंशियोमर निकालने के लिए 2 की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूले हम यहां पर यूज करेंगे और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक कंपाउंड की। तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल देखते हैं। देखो एक एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं, CH3 CH और यहां पर Cl, और अब मैं यहां पर भी Cl ले लेता हूं और ये CH3। अब मैं इस कंपाउंड को काट के देखो तो दोनों साइड बराबर आ रहा है, तो ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। अब इस सिमेट्रिक मॉलिक्यूल के मैं फिशर फॉर्मूले बनाता हूं यहां पर। ऊपर ही ऊपर CH3, इस कार्बन पर एक H और एक Cl है, कहीं पर भी H लगा दो, कहीं पर भी Cl लगा दें। दूसरे वाले में भी एक H है और दूसरा मेरे पास Cl है, ठीक है। अब चलो मैं इसको उल्टा ले लेता हूं एक बार, यहां पर H ले लेता हूं और यहां पर मैं Cl ले लेता हूं, और नीचे क्या आ जाएगा, CH3। इसकी बनाते हैं अपन मिरर इमेज। तो क्या बन जाएगी, CH3, इधर क्या आ जाएगा, Cl, इधर आ जाएगा H, इधर आ जाएगा H और इधर आ जाएगा Cl। ये मेरे पास B बन चुका है और ये मेरे पास A था। अब दूसरा अरेंजमेंट इसका क्या हो सकता था, तो दूसरा अरेंजमेंट CH3, इधर भी H, इधर भी H, और मैंने इसको एक्सचेंज कर दिया, तो इधर Cl और Cl और ये CH3। इसकी मिरर इमेज यदि मैं बनाऊं यहां पर, तो इसकी मिरर इमेज क्या बन जाएगी, मेरे पास CH3 की जगह CH3 आ जाएगा, Cl की जगह Cl, यहां पर भी Cl, इधर H, इधर H और यहां पर CH3। ये मेरे पास C आ चुका है और ये मेरे पास D आ चुका है। तो अब मेरे को ध्यान से ये देखना है कि कहीं इन कंपाउंडों में कहीं POS COS कुछ लग तो नहीं रहा है। तो इस कंपाउंड की बात करें हम, यदि मैं यहां से इस पर प्लेन लगाऊं तो Cl और H मिरर इमेज हो नहीं सकते, और यहां से लगाऊं तो ये भी आपस में मिरर इमेज नहीं है। तो ये इसका मतलब क्या होगा कि ये आपस में एक्टिव केस होगा। ये यदि एक्टिव है तो ये ऑटोमेटिक एक्टिव होगा ही होगा। यहां पर देखें हम, मैं यदि यहां पर एक POS लगाऊं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक एक्सिस निकालो, तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट बिल्कुल सेम है। Cl की मिरर इमेज Cl हो जाएगी, H की मिरर इमेज H हो जाएगी और CH3 से CH3। तो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, POS यहां पर लग रहा है। और इसमें भी यदि मैं बात करूं तो यहां से भी क्या हो जाएगा, यहां पर भी POS लग जाएगा। तो इसका मतलब जब किसी कंपाउंड में POS लग जाता है और उसकी मिरर इमेज हम बनाते हैं, तो समान प्रकृति के कायरल सेंटर, ऊपर CH3 CH3, H H और Cl Cl, तो बिल्कुल ये एक सेम है, और समान प्रकृति के कायरल सेंटर हों दो और उसमें एक POS पाई जाए, तो ऐसे कंपाउंड को हम मीसो कंपाउंड के नाम से जानते हैं। और मीसो कंपाउंड की जो मिरर इमेज होती है वो मीसो ही होगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये दो मीसो हो गए। एक्चुअली ये कंपाउंड आइडेंटिकल कहलाते हैं। मीसो की मिरर इमेज जो दूसरी बनती है वो आपस में आइडेंटिकल होती है। तो ये आइडेंटिकल कंपाउंड होंगे दोनों, जबकि ए और बी आपस में क्या होंगे, एनेंशियोमर होंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात ये करते हैं कि ये दो कंपाउंड जो बने, क्या इनको दो ही गिना जाएगा? नहीं, ये आइडेंटिकल है और आइडेंटिकल होने के कारण इसको सी और डी को एक ही गिना जाएगा, अलग अलग नहीं लेंगे। तो इस सिचुएशन में यहां पर यदि मैं देखूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली या ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे, तो 1 2 और ये दोनों एक ही गिने जाएंगे, तो 3। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे, 3। दूसरी बात, एक्टिव आइसोमर कितने होंगे, तो केवल यही एक्टिव आइसोमर है। ये क्या होगा, मीसो कंपाउंड में ऊपर वाला एक डायरेक्शन में घूमेगा, नीचे वाला दूसरी डायरेक्शन में घूमेगा। ओवरऑल जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं मीसो कंपाउंड। तो एक्टिव केस कितने मेरे पास, 2।
तो इस सिचुएशन में देखूं मैं मीसो कितने या फिर इनएक्टिव केस कितने, तो मीसो या इनएक्टिव केस मेरे पास कितना है, एक। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एनेंशियोमर पेयर कितने, एनेंशियोमर पेयर कितने हो जाएंगे मेरे पास, केवल एक ही एनेंशियोमर पेयर है, ये मीसो कंपाउंड है, तो एक एनेंशियोमर पेयर मेरे पास यहां पर निकल के आता है। अब बात ये करते हैं कि यहां पर जो कायरल सेंटर है मेरे पास, वो कायरल सेंटर संख्या में कितने हैं, 2, और 2 संख्या इवन है और तो 2 इवन है, सम संख्या है, तो सम और विषम 2 अलग अलग प्रकार के सिमेट्रिक कंपाउंड यहां पर हमारे पास हो सकते हैं। तो सिमेट्रिक कंपाउंड के लिए कुछ फॉर्मूले अलग होते हैं, और सिमेट्रिक केस में 2 सिचुएशन बनती है, मेरे पास इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर है या ऑड नंबर ऑफ कायरल सेंटर है। तो इवन और ऑड के लिए हम अलग अलग फॉर्मूले यहां पर यूज करेंगे। तो मैं इन फॉर्मूलों को एक सारणी में बदल देता हूं, जिसकी सहायता से हम बड़ी आसानी से इनको लगा सकेंगे और टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेट कर लेंगे, कितने एक्टिव हैं कितने इनएक्टिव। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल एक्टिव आइसोमर, टोटल एनेंशियोमर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। मान के चलो कोई अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, तो एक्टिव आइसोमर कैलकुलेट करने के लिए अपन फॉर्मूला यूज करेंगे 2 की पावर n, और वहां पर कोई मीजो कंपाउंड तो होता नहीं है, तो 0 मीजो कंपाउंड, तो जितने टोटल एक्टिव हैं उतने ही टोटल ऑप्टिकल भी होंगे, और एनेंशियोमर पेयर 2 की पावर n-1, और यहां पर n क्या है, n नंबर ऑफ कायरल सेंटर, कि कितने कायरल सेंटर उसमें उपस्थित है या कायरल कार्बन कितने उपस्थित हैं। यदि मेरे पास सिमेट्रिक मॉलिक्यूल आ जाता है, तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में हम 2 सिचुएशन बनेंगी, एक इवन और एक ऑड। अब इवन और ऑड में क्या है, इवन मतलब सम संख्या में कायरल सेंटर, और ऑड मतलब विषम संख्या में कायरल सेंटर। तो मान के चलो इवन नंबर है, सम संख्या में कायरल सेंटर है, तो इस सिचुएशन में एक्टिव आइसोमर हो जाएंगे 2 की पावर n-1। अच्छा, मेन बात ये आती है कि सिमेट्रिक में ये जो मीसो कंपाउंड कैसे आ जाते हैं, या फिर मीसो कंपाउंड जो बनते हैं वो क्या है, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो टोटल जो पेयर बनते हैं उनमें से मीसो कंपाउंड को हमें घटाना पड़ता है, इस कारण वहां पर क्या ऑप्टिकल एक्टिव केस कम हो जाते हैं। तो 2 की पावर n-1 ये एक्टिव केस है। अब n क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर, और -1 यानी कि हमें जो भी वहां पर इनएक्टिव हो चुके मीसो बनने के कारण उसको यहां पर हम घटा देंगे। मीसो कंपाउंड क्या हो जाएगा, 2 की पावर n/2 -1, ये यहां पर मीसो कंपाउंड निकलेंगे, जिसमें सिमेट्रिक में जब इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर टोटल कितने हो जाएंगे, तो टोटल मीसो को और एक्टिव को दोनों को मैं यदि ऐड कर दूं, जोड़ दूं, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर निकल के आ जाते हैं। और एनेंशियोमर पेयर कितने निकल जाएंगे। अब एनेंशियोमर पेयर पहले वाले केस में तो क्या था अनसिमेट्रिक में कि 2 की पावर n-1, यहां पर क्या है कि मीसो कंपाउंड एनेंशियोमर तो होते नहीं है, तो उसको भी मेरे को घटाना पड़ेगा, तो -1 की जगह यहां पर हो जाएगा 2 की पावर n-2। अब बात करते हैं ऑड, यानी विषम संख्या में कायरल सेंटर हो, तो विषम संख्या में कायरल सेंटर होने पर सबसे पहले मैं ए निकालूंगा, और यहां पर ए क्या हो जाएगा 2 की पावर n-1, यानी कि ये टोटल ऑप्टिकल आइसोमर है। फिर इसके बाद बी निकालना पड़ेगा, बी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 2 की पावर n-1/2, और ए और बी को आपस में मैं ऐड कर दूंगा, तो वो मेरे पास क्या हो जाएंगे, सॉरी टोटल में से यदि मैं मीसो को घटा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, एक्टिव केस आ जाएंगे। तो ए में से मैं बी को क्या कर देता हूं, सबट्रैक्ट कर देता हूं, घटा देता हूं, तो मेरे पास एक्टिव आइसोमरों की संख्या निकल के आ जाती है, और a-b/2 करने पर एनेंशियोमर पेयर निकल के आ जाते हैं। तो ये सारणी तुम काफी अच्छी तरह से लर्न कर लो, जिससे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर बड़ी आसानी से एक्टिव, इनएक्टिव, मीसो, एनेंशियोमर सभी चीजें निकाल सकें। अब इस सारणी को यूज करते हुए, इन फॉर्मूलों को यूज करते हुए इन क्वेश्चनों को अपन करते हैं, जिससे हम इन सभी चीजों को कैलकुलेट कर सकें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, अब क्वेश्चन नंबर 1 में मैं चेक करता हूं सबसे पहले कि मेरे पास ये सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक। तो मैं यहां से इसको डिवाइड करके देखूं तो इधर मिथाइल समूह आ रहा है, इधर कोई ग्रुप नहीं है, इसका मतलब ये अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। सिमेट्रिक का मतलब बिल्कुल बराबर 2 भागों में बढ़ जाएगा वो, तो ये अनसिमेट्रिक है। अब कायरल सेंटर कितने, तो ये तो कायरल हो नहीं सकता, क्योंकि 1 और 1 2 वैलेंसी है, तो 2 हाइड्रोजन होंगे। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3,
तो देखो ये मिथाइल ग्रुप है और इधर भी लगे हुए हैं, तो एक क्या होगा यहाँ पर हाइड्रोजन। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, देखो इधर दो कार्बन लगे हुए हैं, 1 और 1 2 इथाइल, और यहाँ पर 1 2 3, तो ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, और ये मिथाइल है और एक हाइड्रोजन होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा कायरल सेंटर। ये कायरल हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो इसमें नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने, ओनली 1। अब इस सिचुएशन में यदि मैं अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो एक्टिव केस, सबसे पहले एक्टिव केस निकालते हैं। यहां पर टोटल ऑप्टिकल एक्टिव कितने होंगे, तो एक्टिव हो जाएंगे 2 की पावर 1, यानी कि 2 की पावर n लगाया मैंने, n नंबर ऑफ कायरल सेंटर, तो ये कितने हो जाएंगे 2। इसके बाद बात करते हैं मीसो कितने होंगे इसमें, तो मीसो कंपाउंड जब अनसिमेट्रिक होता है तो उसमें मीसो होते ही नहीं है। फिर इसके बाद करते हैं टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, मैं ऑप्टिकल आइसोमर को शॉर्ट में OI कह रहा हूं, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर भी क्या हो जाएंगे 2 की पावर n, और n का मान क्या है 1, तो ये भी 2 हो जाएंगे। और एनेंशियोमर पेयर निकालें, एनेंशियोमर पेयर को मैं शॉर्ट में EP बोल रहा हूं, तो एनेंशियोमर पेयर कितने हो जाएंगे यहाँ पर, तो एनेंशियोमर पेयर है 2 की पावर n-1, तो 2 की पावर n कितना 1 - 1, तो ये कितना आ जाएगा 1, तो एनेंशियोमर पेयर भी कितने आ जाएंगे 1 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चेक करते हैं सबसे पहले कि ये सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है, तो साफ दिखाई दे रहा है, इधर Cl है इधर Cl है, नहीं तो बराबर तो बट नहीं सकता ये, तो ये अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। अब चेक करते हैं इसमें कायरल सेंटर कितने, तो ये CH2 है, ये तो हो नहीं सकता, इधर Cl, इधर एक 2 कार्बन का ग्रुप, इधर बहुत बड़ा ग्रुप है, और एक हाइड्रोजन होगा ही होगा, क्योंकि 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो एक क्या बचा हाइड्रोजन, तो ये कायरल सेंटर हो जाएगा। यहां चेक करें, इधर ब्रोमीन लगा हुआ है, इधर ये ग्रुप लगा हुआ है जिससे क्लोरीन है, और इधर ये ग्रुप लगा हुआ है, तो ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, इधर ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन होगा ही होगा, तो ये भी क्या होगा कायरल सेंटर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कायरल हो नहीं सकता क्योंकि 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन होंगे, और जब समान आ जाते हैं तब वहां कायरल नहीं होता है। ये इस वाले को चेक करते हैं, तो एक मिथाइल है, इधर इथाइल हो जाएगा। अब मिथाइल इथाइल देख लीजिएगा, ये देख लो, एक कार्बन है इधर, इधर 2 कार्बन, इधर एक बहुत बड़ा ग्रुप है और एक हाइड्रोजन होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा एक कायरल सेंटर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं इसमें 3, तो n की वैल्यू आ चुकी है 3। अब ये अनसिमेट्रिक कंपाउंड है, तो मेरे पास टोटल एक्टिव केस कितने हो जाएंगे इसमें, तो एक्टिव केस की यदि मैं बात करूं तो 2 की पावर 3 यानी कि 8। नेक्स्ट बात करते हैं मीसो कितने होंगे, तो मीसो तो होते ही नहीं है, या इनएक्टिव तो होते ही नहीं है, किसमें अनसिमेट्रिक में। नेक्स्ट बात करते हैं मीसो के बाद कि अब इसमें एनेंशियोमर पेयर कितने होंगे, तो एनेंशियोमर पेयर क्या होते हैं 2 की पावर n-1, तो 2 की पावर 3-1, तो ये क्या हो जाएगा 4। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट कि इसमें टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर भी 2 की पावर n यानी कि 8 ही हो जाएंगे। तो इस तरह से इन फॉर्मूले की सहायता से हम बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को चेक करते हैं। चलो ये सेंटर चेक कर, पहली बात तो ये अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, कहीं से काट के देख लो बिल्कुल बराबर नहीं बन रहे। ये वाला कायरल सेंटर हो जाएगा और ये वाला भी क्या हो जाएगा कायरल सेंटर हो जाएगा। कायरल सेंटर कैसे चेक करते हैं, कैसे कायरल निकाला जाता है, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो n की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास 2। अब ये अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, तो सबसे पहले यहां पर एक्टिव केस कितने हो जाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे, तो ये भी 2 की पावर 2 यानी कि 4। एनेंशियोमर पेयर कितने हो जाएंगे, तो एनेंशियोमर पेयर 2 की पावर 2-1 यानी कि 1 एनेंशियोमर पेयर यहां पर होगा। ठीक है, सॉरी 2 एनेंशियोमर पेयर यहां पर होंगे। और मीसो या इनएक्टिव केस कितने हो जाएंगे, तो वो एक भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे पास देखो ध्यान से, ये एक कायरल सेंटर हो जाएगा यहाँ पर, और ये भी एक कायरल सेंटर हो जाएगा। और यदि मैं यहाँ से देखूं तो ये मेरे पास यहाँ पर एक POS लग रही है, मतलब ये बिल्कुल बराबर है, और बिल्कुल बराबर है तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक कंपाउंड की श्रेणी में आ चुका है। और यदि ये सिमेट्रिक है तो अब मेरे को ये चेक करना पड़ेगा ये इवन है या ऑड है। तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने 2, और 2 का मतलब ये कैसा हो जाएगा इवन।
तो अब इसमें देखते हैं हम कि मेरे को निकालने सबसे पहले एक्टिव केस। तो एक्टिव केस निकालने के लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा 2 की पावर n-1। तो 2 की पावर 2-1, तो कितने एक्टिव केस निकल के आएंगे यहां पर 2। अब बात करते हैं टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर निकालने के लिए पहले मेरे को मीसो कंपाउंड इसमें निकालना पड़ेगा। तो मीसो कितने हो जाएंगे, तो मीसो निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे 2 की पावर n/2-1। तो 2 की पावर 2/2-1, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 1। अब टोटल ऑप्टिकल आइसोमर निकालने तो एक्टिव और मीसो को आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 2 + 1 कितने हो जाएंगे टोटल 3। ठीक है। अब एनेंशियोमर पेयर निकालने, तो एनेंशियोमर पेयर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे 2 की पावर n-2। तो 2 की पावर n की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2, और माइनस यहां पर कर देंगे 1, तो ये निकल के क्या आ जाएगा 2 की पावर 1 हो जाएगा, तो ये 2। तो इस तरह से हम, अब इनको यदि आप बनाने लगोगे तो ये बहुत टाइम कंज्यूम करेंगे, तो इन फॉर्मूले की सहायता से हम बड़ी आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये मेरे पास कायरल सेंटर हो जाएगा और ये भी कायरल सेंटर हो जाएगा, और बड़ी ध्यान से देख सकते हो ये बिल्कुल सिमेट्री इसमें लग रही है। तो ये सिमेट्रिक कंपाउंड है, ना कि अनसिमेट्रिक। और सिमेट्रिक में भी केस कौन सा हो जाएगा इवन वाला। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 कायरल सेंटर मेरे पास हैं, तो सभी फॉर्मूले यही यूज करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले एक्टिव केस की बात करते हैं। तो एक्टिव केस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करोगे 2 की पावर n-1। कायरल सेंटर कितने, n की वैल्यू है 2, तो ये मेरे पास निकल के आएंगे 2। बिल्कुल सेम ये के यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें 2 कायरल सेंटर है और इसमें भी 2 ही कायरल सेंटर है, और फॉर्मूले यही यूज में हो रहे हैं, तो सेम यही आंसर निकल के आएंगे। तो 2 टोटल मीसो कितने हो जाएंगे यहाँ पर, तो मीसो में भी बिल्कुल यही फॉर्मूला लगेगा, तो 1 हो जाएगा। और टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे, तो ऑप्टिकल आइसोमरों की संख्या कितनी आ जाएगी 3, और एनेंशियोमर पेयर कितने आएंगे तो 2। यही फॉर्मूला इसमें एज इट इज यूज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में चेक करते हैं क्या सिमेट्री लग रही है, नहीं, क्योंकि इधर Cl है इधर I है, तो ये कैसा कंपाउंड हो गया, अनसिमेट्रिक कंपाउंड हो गया। और अनसिमेट्रिक कंपाउंड में अब कायरल सेंटर की बात करते हैं, कितने कायरल सेंटर उपस्थित है यहाँ पर। तो देखो इधर Cl मिथाइल ग्रुप और ये पूरा ग्रुप और एक H, तो ये कायरल सेंटर हो जाएगा, ये कायरल हो जाएगा और ये कायरल हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी है 3। एक्टिव केस 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 3 8। एक्टिव के बाद बात करते हैं, मीसो तो होता ही नहीं है अनसिमेट्रिक में, या इनएक्टिव तो होते ही नहीं है। टोटल भी कितने हो जाएंगे 2 की पावर 3 यानी कि 8। और एनेंशियोमर पेयर कितने हो जाएंगे, तो एनेंशियोमर पेयर की यदि बात करें तो एनेंशियोमर पेयर 2 की पावर n-1 यानी कि ये 4 निकल के आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या सिमेट्री लग रही है, कहीं से भी काट के देखो मॉलिक्यूल को, ये बराबर भागों में नहीं आएगा, और बराबर भागों में यदि ये नहीं आएगा तो इसमें सिमेट्री नहीं है, ये अनसिमेट्रिक कंपाउंड होगा। अब अनसिमेट्रिक कंपाउंड में हम देखें कायरल सेंटर कितने हैं, तो ये कायरल सेंटर हो जाएगा, ये कायरल सेंटर हो जाएगा, और सॉरी ये कायरल सेंटर नहीं होगा क्योंकि इधर CH3 और ये भी CH3 है। ठीक है। तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं इसमें, 2 कायरल सेंटर यहाँ पर उपस्थित हैं। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये भी CH3 ग्रुप और ये भी CH3 ग्रुप। ठीक है। तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर यहाँ पर 2 है मेरे पास। अब अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, तो एक्टिव केस कितने हो जाएंगे, तो एक्टिव केस हो जाएंगे 2 की पावर 2 यानी कि 4। मीसो कितना होगा इसमें, तो मीसो तो होते ही नहीं है, इनएक्टिव तो होते ही नहीं है। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे, तो जितने एक्टिव है उतने ही टोटल ऑप्टिकल आइसोमर इसमें उपस्थित होंगे। और एनेंशियोमर पेयर क्या हो जाएंगे 2 की पावर n-1, तो 2-1 यानी कि ये मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा 2, यहां पर मेरे पास एनेंशियोमर पेयर निकल के आएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में
डिफरेंट है, इधर Cl इधर Br, तो ये अनसिमेट्रिक होगा, और अनसिमेट्रिक होगा तो ये फॉर्मूले यहाँ पर यूज होंगे। तो पहला देखते हैं कि एक्टिव केस कितने हैं इसमें, ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो जाएंगे। तो टोटल ऑप्टिकल एक्टिव भी बोला जा सकता है और टोटल एक्टिव भी बोला जा सकता है। तो कायरल सेंटर चेक करते हैं, ये कायरल हो जाएगा, ये क्रिल हो जाएगा, ये क्रिल हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3, और n की वैल्यू आ गई 3, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर भी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। मीसो इसमें होंगे नहीं। और बात करते हैं कि एनेंशियोमर पेयर कितने हो जाएंगे, तो एनेंशियोमर पेयर हो जाएंगे 2 की पावर n-1 या 2 की पावर 3-1 यानी कि 4। तो इस तरह से हम यहाँ पर बड़ी आसानी से इन फॉर्मूले की सहायता से इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे हैं। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, और ध्यान से समझना है, कंफ्यूजन टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करते हैं क्या ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है या ये अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। तो देखो यहां से इसको डिवाइड करके देखो, इधर का पार्ट सेम, इधर का पार्ट सेम, तो ये मॉलिक्यूल तो कैसा हो गया, सिमेट्रिक। अब बात करते हैं इसमें कायरल सेंटर कितने हैं। तो कायरल सेंटर देखो, इधर CH3 Cl H और ये पूरा ग्रुप, तो ये कायरल हो जाएगा। इसकी बात करते हैं, इधर CH3 Cl ये पूरा ग्रुप और एक H, तो ये भी क्रिल हो जाएगा। अब यहां से बात करते हैं क्या ये वाला कार्बन क्रिल है या नहीं है। तो देखो इधर CH3 CHCl CH3 CHCl दोनों साइड ग्रुप बिल्कुल सेम आ चुके हैं। तो अब एक बात निकल के आती है, तो कायरल नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये कायरल है। और कैसे ये कायरल है, हमें कैसे पता चलेगा। तो एक बार आप खुद सोच के देखो कि मैं एक अरेंजमेंट ऐसा करता हूं कि Cl नीचे H ऊपर, ठीक है, ध्यान से सुनना, Cl नीचे H ऊपर, यानी कि मैं इस तरह से ले लेता हूं इसे समझाने के लिए, CH3 CH Cl CHCl C ऊपर H और नीचे Cl और CH3, ये अरेंजमेंट है, तो इसमें कायरल नहीं है। ठीक है, चलो इसका RS करके देखते हैं एक बार। 1 नंबर, ये मेरे पास इधर C से H जुड़ा हुआ है, C से Cl है 2 नंबर, ये 3 और ये 4। 1 से मैं किधर जाऊंगा, 2, 4 को इग्नोर करते हुए 3, तो क्या आ रहा है मेरे पास S। और जब इसका मैं फिशर फॉर्मूला बना लूंगा, इसे घुमाऊंगा तो हॉरिजॉन्टल पर मेरे पास H है, तो S का क्या हो जाएगा R। ठीक है, इसका निकाल के देखो आप, तो ये 1 नंबर, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4। ये जो वर्टिकल दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि फिशर फॉर्मूले यूं खड़े हुए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यूं घुमा दूंगा। अब देखो ध्यान से, 1 से मैं किधर की ओर जाऊं, 2, 4 को इग्नोर करते हुए 3, तो ये क्या आ रहा है R, और हॉरिजॉन्टल पर 4 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा S। अब इस बात को ध्यान देना, क्या ये दोनों ग्रुप सेम है, नहीं, एक R है एक S है। तो इस समय यदि एक R है और एक S है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट हो चुके हैं, और यदि ये डिफरेंट हो गए तो ये कायरल सेंटर होगा। बात को समझना ध्यान से, तो ये कायरल सेंटर होगा। तो ऐसे कायरल सेंटर को हम स्यूडो कायरल के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, स्यूडो कायरल के नाम से जानते हैं। तो ये कार्बन क्या कहलाएगा, स्यूडो कायरल कहलाएगा। हाँ, यदि मैं अरेंजमेंट ऐसा कर देता तो अब ये कायरल इसमें नहीं है, क्योंकि ये भी क्या निकल के आएगा, R निकल के आएगा। और जब ये R R हो जाए या S S हो जाए, तो इसको फिर कायरल नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये सेम ग्रुप हो जाएंगे। लेकिन एक R और एक S होगा तो ये फिर कायरल माना जाएगा, और ऐसे कायरल को क्या बोला जाएगा, स्यूडो कायरल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखोगे। तो अब इसमें मेरे पास n बराबर कितने आ चुके हैं, 3। मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, कायरल सेंटर 3 है, ऑड हो गए, तो ये वाले फॉर्मूले यहां पर यूज होंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मेरे को A निकालना होगा, B निकालना होगा, और फिर यहां पर एक्टिव केस निकलेंगे। तो सबसे पहले मैं टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर की बात करूंगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 2 की पावर 3-1 कितने निकल के आ जाएंगे, तो ये 4। ये टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ये बनाएगा कंपाउंड। अब बात करते हैं मीसो कंपाउंड कितने बनाएगा, ये मीसो कह लो या इनएक्टिव कंपाउंड कितने बनाएगा। तो 2 की पावर n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3-1/2, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी
2 की पावर 2 अपॉन 2 यानी कि 2। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 मीसो कंपाउंड यहां पर बना देगा। अब बात करते हैं एक्टिव केस इसमें कितने होंगे। तो एक्टिव केस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ए में से बी को घटा दूंगा। तो a माइनस बी, ए की वैल्यू कितनी आई 4, बी की 2, तो यहां पर एक्टिव केस कितने हो जाएंगे 2। तो आप देख सकते हो 2 मीसो हैं जो इनएक्टिव होंगे और 2 यहां पर एक्टिव है, टोटल कितने हो गए 4। और एनेंशियोमर पेयर कितने बनाएगा, तो एनेंशियोमर पेयर निकालने के लिए a माइनस बी जो वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास 2, उसमें 2 से इसको डिवाइड कर दोगे तो एनेंशियोमर पेयर इसका कितना बन जाएगा 1। तो इस तरह से ये एनेंशियोमर पेयर शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10, अब इस कंपाउंड में बात करें तो ये वाला कायरल सेंटर हो जाएगा और यहां से यदि मैं देखूं तो इसमें सिमेट्री लग रही है, इधर वाला पार्ट 2Br CH3 सेम है, तो ये सिमेट्रिक का केस है। अब ये वाला कायरल सेंटर हो जाएगा, ये वाला कायरल सेंटर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये वाले कायरल सेंटर होंगे या नहीं होंगे। तो अब आपको ध्यान रखना है कि यदि ये एक बार R है और ये इनमें से कोई सा भी एक S हो गया तो ग्रुप डिफरेंट हो गए, और ग्रुप यदि डिफरेंट हो गए तो ये वाला तो वैसे भी कायरल हो ही जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर केवल ये ग्रुप है और इधर ये पूरा ग्रुप है, तो ये तो नॉर्मली कायरल सेंटर है। और इसी प्रकार ये वाला भी नॉर्मली हो जाएगा क्योंकि इधर ये छोटा ग्रुप है और ये पूरा बड़ा ग्रुप है। अब बात करते हैं इस कार्बन की, यदि इनमें से कोई सा एक R है और इधर से S है तो ये डिफरेंट हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में ये वाला क्या हो जाएगा स्यूडो कायरल, और स्यूडो कायरल को ऑप्टिकल एक्टिविटी निकालते समय काउंट किया जाता है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 5। अब बात करते हैं कि n 5 आ चुका है, सिमेट्रिक केस है, ऑड हो चुका है। अब सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, यहां पर a निकालूंगा। तो a का मतलब क्या है, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर 2 की पावर 5 माइनस 1 यानी कि 16 मेरे पास क्या आ जाएंगे, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर आ जाएंगे। फिर मैं निकालूंगा यहां पर इनएक्टिव केस या मीसो कंपाउंड। तो मीसो कंपाउंड निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2, n की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5, तो 2 की पावर 4 अपॉन 2 यानी 2 की पावर 2 यानी कि आ जाएंगे 4। अब बात करते हैं एक्टिव केस कितने हैं मेरे पास। तो एक्टिव केस क्या हो जाएंगे, ए में से मैं b को घटा दूंगा तो 16 माइनस 4 यानी कि 12 मेरे पास कौन से केस हैं यहाँ पर एक्टिव केस हैं। और एनेंशियोमर पेयर की यदि मैं बात करूं तो a माइनस बी अपॉन 2 यानी कि 12 माइनस 2 यानी कि 6 मेरे पास क्या आ जाएंगे, एनेंशियोमर पेयर निकल के आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से इन फॉर्मूलों की सहायता से हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं कि कितने एनेंशियोमर पेयर है, कितने एक्टिव केस हैं, कितने टोटल आइसोमर बनेंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि क्या किसी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए या प्रकाशिक समअवयवी बनाने के लिए कायरल सेंटर का होना जरूरी है, कि यदि उसमें कायरल सेंटर पाया जाएगा तो ही वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या ये शर्त बहुत जरूरी है? तो नहीं, किसी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए केवल कायरल सेंटर का होना जरूरी नहीं है। ये एक मेन प्रॉपर्टी नहीं है कायरल सेंटर। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिनमें एक भी कायरल सेंटर नहीं पाया जाता लेकिन वो ऑप्टिकली एक्टिविटी दर्शाते हैं, जैसे स्पाइरो कंपाउंड, एलीन्स, इसके अलावा बाइफिनाइल। ये ग्रुप ऐसे होते हैं जिनमें कोई कायरल सेंटर नहीं होता फिर भी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दर्शाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि कायरल सेंटर एक ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो कि ऑप्टिकली एक्टिविटी को शो करने के लिए जरूरी है। तो कौन ऐसी मेन प्रॉपर्टी है जो ऑप्टिकली एक्टिविटी को दर्शाती है? तो वो है सिमेट्रिक पॉइंट, पीओएस, सीओएस, एओएस। यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित है तो फिर वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे ऐसे कंपाउंडों की जिनमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं है फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिविटी दर्शाते हैं। इस पहला एग्जांपल लेते हैं जिसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है और वो ऑप्टिकली एक्टिविटी दर्शाती है। तो एलिन्स क्या होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड कंटिन्यू आ जाते हैं, जैसे ये मैंने सबसे पहले एक इवन क्यूमुलिन ले ली है सम संख्या में। डबल बॉन्ड जिसमें सम संख्या में होते हैं वो इवन कहलाती है, और जिसमें विषम संख्या में होते हैं डबल बॉन्ड वो ऑड क्यूमुलिन या एलिन्स कहलाती है। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि हम एलिन्स को काफी डिटेल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर में पढ़ चुके हैं,
तो इसकी स्ट्रक्चर की बात तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में करूंगा नहीं। यदि आपको इसकी स्ट्रक्चर डिटेल में जाननी है तो जीआई वाले लेसन में आप जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो इसमें देखें हम कि ए से बी ये तो इस प्लेन में रहेंगे बोर्ड के, और जो सी और डी हैं ये चले जाएंगे इन द प्लेन और आउट ऑफ प्लेन, ये इन द प्लेन और आउट ऑफ प्लेन आ जाएंगे। अब होगा क्या कि मेरे पास जो दो कंपाउंड है, ये दो कंपाउंड, इसमें से पहली सिचुएशन में लेता हूं कि A नॉट इक्वल टू बी और C नॉट इक्वल टू डी। तो इस सिचुएशन में ना तो यहां पर कोई POS होगी ना कोई COS होगी, और ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो इसमें ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है और ना कोई कायरल सेंटर है, और फिर भी ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दर्शा देगा। ठीक है, लेकिन यदि A इज इक्वल टू बी हो जाए या C इज इक्वल टू डी हो जाए, इन दोनों में से कोई भी एक हो जाए, तो इसमें एक प्लेन लग जाएगा और POS होते ही ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये शर्त है इस प्रकार की एलियन की ऑप्टिकली एक्टिव होने की। ये तो हुई इवन की बात। अब मैं लेता हूं मेरे पास कोई ऑड क्यूमुलिन है, जैसे A B C और D, या फिर ट्रिपल बॉन्ड तो अब इनमें ध्यान देने की बात है, ये भी ऑड क्यूमुलिन कहलाएंगे। यहां पर 1 डबल बॉन्ड है, हालांकि ये एलियंस नहीं है, ये एलिन है जिसमें कंटिन्यू डबल बॉन्ड आते हैं। ये एक तरह से एल्कीन मानो इसे। इसमें क्या होगा कि ये दोनों जो टर्मिनल कार्बन है ये एक ही प्लेन में रहते हैं, मतलब A और B यदि इस तरह से बोर्ड के प्लेन में हैं, यूं बोर्ड से लगे हुए हैं, तो C और D भी इस तरह से बोर्ड से लगे हुए होंगे। जबकि इस वाले केस में क्या होता है, A और B तो इस तरह से बोर्ड से चिपके हुए होते हैं, जबकि ये इस तरह से होते हैं, एक अंदर की ओर और एक बाहर की ओर। ठीक है, तो इनमें तो दो तो यूं और दो इस तरह से, तो इस तरह से वहां पर क्या POS COS नहीं लगती है। लेकिन यहां पर क्या होगा, ये दोनों भी इस तरह से और ये वाले भी इसी तरह से, और यहां पर टर्मिनल वाले ये दोनों A और B इस तरह से और C और D इस तरह से। तो यहां पर क्या होगा कि यदि A नॉट इक्वल टू B है और C नॉट इक्वल टू D है, दोनों ही केसों की बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें क्या होगा, जब दोनों इस तरह से हो जाएंगे, ये मेरे पास A और B और ये मेरे पास C और D, तो यहां से क्या है, एक इस तरह से प्लेन लगाई जा सकती है कि ये कंपाउंड यूं रखे हुए हैं, तो मैं यहां से बीच में से इसको काट दूं, तो आधा इधर और ये भी आधा इधर, और ये वाले भी इस तरह से कटते हुए निकल जाएंगे, तो आधे इधर, तो इसे एक प्लेन मानी जा सकती है। मतलब ये एक रोटी की तरह या फिर एक ब्रेड की स्लाइस की तरह इसको काटा जा सकता है। तो यहां पर ये कंपाउंड क्या हो जाते हैं, प्लेनर हो जाते हैं। ये कंपाउंड क्या है, प्लेनर कंपाउंड है, और प्लेनर होने के कारण इसमें प्लेन पाई जाएगी, यानी कि इनमें POS होगी, और यदि इनमें POS है तो इस सिचुएशन में ये इनएक्टिव हो जाएंगे, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिविटी प्रदर्शित नहीं करेंगे, क्योंकि ऑड क्यूमुलिन में टर्मिनल कार्बन जो होते हैं वो एक ही प्लेन में आ जाते हैं, और एक ही प्लेन में आने के कारण वहां कम से कम एक प्लेन लग जाएगी, और वो होती है मॉलिक्यूलर प्लेन, यानी कि इसको ऊपर से यूं काट दिया जाए या फिर इसको यूं काट दिया जाए प्लेनर, तो ये आधा पार्ट इधर जैसे यूं है, और ऊपर से यूं लाया जाए तो एक इधर इस तरह से कट जाते हैं। तो इनमें एक प्लेन पाई जाती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इस कारण ये इनएक्टिव होते हैं। और एलियंस और इवन एलियंस जो होती हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं। कुछ क्वेश्चंस की सहायता से अपन इनको और डिटेल में समझते हैं। इन क्वेश्चनों को करते हैं कि इनमें से कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कौन इनएक्टिव होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में दो डबल बॉन्ड कंटिन्यू है, तो ये इवन हो चुका है, तो ये इवन एलियन है, और इवन एलियन में ये तो एक ही प्लेन में होंगे, और ये कैसे हो जाएंगे, एक तो आउट ऑफ प्लेन और एक हो जाएगा इन द प्लेन। ठीक है, तो ये इन द प्लेन और ये आउट ऑफ प्लेन, उल्टा भी ले सकते हो। यहां पर A नॉट इक्वल टू B है और C नॉट इक्वल टू D है, डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, और इस सिचुएशन में ना तो कोई COS होगी ना ही कोई POS होगी, तो ये कैसा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें हम, क्वेश्चन नंबर 2 में कि 1 2 3 4 ये भी एक इवन क्यूमुलिन है, और इवन क्यूमुलिन है, तो इवन में क्या होता है, A नॉट इक्वल टू B है और C नॉट इक्वल टू D है, तो इससे ये भी क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है,
बस E1 में हमें यही चेक करना है, A नॉट इक्वल टू B होना चाहिए और C नॉट इक्वल टू D होना चाहिए, तो वो एक्टिव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में चेक करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 1 2 ये भी एक E1 है, सम संख्या में है, और यहाँ पर A नॉट इक्वल टू B है और C नॉट इक्वल टू D है, मतलब ये समान नहीं है और ये भी समान नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। 1 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड होने का मतलब ये भी E1 क्यूमुलिन है, और ये A हो गया तो CH2 और O ये सम नहीं है और ये भी सम नहीं है, तो A नॉट इक्वल टू B और C नॉट इक्वल टू D, तो ये भी कैसा केस हो जाएगा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिविटी दर्शाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो रहा है कि 1 2 E1 क्यूमुलिन है और E1 है तो A नॉट इक्वल टू B आ रहा है और C इक्वल टू D आ रहा है, या फिर A इक्वल टू B, ये CH2 तो ये तो सेम हो गए और ये सेम नहीं है, तो ये कुछ इस तरह से अरेंजमेंट हो चुका है इसका कि ये वाले दोनों तो एक ही प्लेन में हैं, यूं लगे हुए हैं। ठीक है, जबकि इस वाले को मैं मान लेता हूं कि एक इन द प्लेन है और एक आउट ऑफ प्लेन है, एक अंदर की ओर है और एक बाहर की ओर है, और ये दोनों यूं लगे हुए हैं। तो अब मैं इसको यदि यहां से यूं काटूं, यहां से मैं इसको यूं काटता हूं, तो यूं काटने पर ब्रेड की स्लाइस की तरह, तो ये पूरी रिंग आधी 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 उधर आधी इधर कट जाएगी और ये कटता हुआ आएगा, और यहां से ये जो ग्रुप है ये एक ग्रुप तो इधर चला जाएगा और एक ये खुल जाएगा। ठीक है, और ये दोनों सेम है तो ये मिरर इमेज बना देंगे, और यहाँ पर एक प्लेनर ये वाली यहाँ पर क्या लग जाएगी, POS लग जाएगी, तो यहाँ पर क्या उपस्थित है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर उपस्थित है, तो POS है और POS है तो ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 1 2 3 3 डबल बॉन्ड है यहाँ पर, और 3 डबल बॉन्ड होने के कारण ये क्या ऑड हो चुका है, और यदि ये ऑड है तो A नॉट इक्वल टू B और C नॉट इक्वल टू D, ये CH2 है और ये O है, ये भी CH2 है और ये O है, तो A नॉट इक्वल टू B और C नॉट इक्वल टू D। तो इस सिचुएशन में जो टर्मिनल कार्बन होते हैं, ये कार्बन और ये कार्बन एक ही प्लेन में आ जाएंगे, मतलब ये भी बोर्ड पे यूं लगा हुआ होगा और ये भी यूं लगा हुआ होगा, तो इसमें एक प्लेन आ जाएगी, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। और कंपाउंड यदि प्लेनर है किसी भी प्रकार की, उसमें प्लेनर सममिति उपस्थित है POS, तो इस सिचुएशन में यहां पर 1 POS लग जाएगी, और POS लगने के कारण ये कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 1 2 3 4 इसमें 4 डबल बॉन्ड है, और 4 डबल बॉन्ड होने के कारण ये E1 हो चुकी है, और E1 हो गई तो ये वाला क्या होगा, इन द प्लेन, और ये क्या हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है, और ये भी CH2 और O डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है, तो A नॉट इक्वल टू B और C नॉट इक्वल टू D, यानी कि इसमें कोई भी POS नहीं है, COS नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एक एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में 1 2 3 डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये ऑड हो चुका है, ऑड होने का मतलब ये दोनों प्लेनर हो गए, और प्लेनर हो गए तो ये ब्रेड की स्लाइस की तरह काटा जा सकता है, तो ये कंपाउंड कैसा है, प्लेनर, और यदि कंपाउंड प्लेनर है तो इस सिचुएशन में ये कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव। क्वेश्चन नंबर 9 में 1 2 डबल बॉन्ड है, और 2 डबल बॉन्ड होने के बाद A नॉट इक्वल टू B है और C इक्वल टू D है, ये दोनों सेम आ चुके हैं, और सेम आ गए तो इसमें एक प्लेन लग जाएगी, तो 1 POS यहाँ पर उपस्थित है, और POS यदि है तो इस सिचुएशन में ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिविटी नहीं दर्शाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे पास क्या है, 1 और 1 2 डबल बॉन्ड है, और 2 डबल बॉन्ड यदि यहां पर उपस्थित है तो A नॉट इक्वल टू B C नॉट इक्वल टू D, और जब ये बराबर नहीं है तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 1 2 और इसको भी डबल बॉन्ड माना जा सकता है, इसको इस तरह से अज्यूम कर सकते हो आप, 1 डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड, इसको इस तरह से मानकर भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ये मैंने पहले भी काफी बार बताया है, तो इस तरह मानकर अपन कर लेंगे कि 1 2 3 इसमें डबल बॉन्ड उपस्थित हैं। तो देखो, तो 1 2 3 डबल बॉन्ड है। अब इस सिचुएशन में H 3 डबल बॉन्ड होने का मतलब टर्मिनल कार्बन जो है वो एक ही प्लेन में आ गए, और एक ही प्लेन में आ गए तो इसमें प्लेनर हो गया कंपाउंड, तो ये
प्लेनर कंपाउंड है और प्लेनर होने के कारण ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसे भी डबल बॉन्ड मानकर एज्यूम करो, तो एक और एक दो डबल बॉन्ड है और इस सिचुएशन में प्लेनर तो होगा नहीं, ये वाला कैसा चला जाएगा, इन द प्लेन, और एक आउट ऑफ प्लेन, और A नॉट इक्वल टू B है और C नॉट इक्वल टू D है, तो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ऐसी इस सिचुएशन में ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड एक्टिव हो जाएगा। इसकी बात करते हैं, 1 और 1 2 डबल बॉन्ड है इसमें, इसको डबल बॉन्ड एज्यूम करो और डबल बॉन्ड दो होने पर A नॉट इक्वल टू B और C नॉट इक्वल टू D, तो इस सिचुएशन में ये भी कैसा हो जाएगा, कंपाउंड एक्टिव हो जाएगा। एलिन्स के बाद बात आती है, अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम स्पाइरो कंपाउंडों के। स्पाइरो कंपाउंड भी एक तरह से एलिन्स की तरह ही ट्रीट करके करेंगे हम क्वेश्चनों को। देखो जैसे एक स्पाइरो कंपाउंड में लेता हूं, स्पाइरो कंपाउंडों में दो बले आपस में एक कार्बन के द्वारा अटैच होती है sp3 के द्वारा, और इस पर मैं ग्रुप लगा देता हूं A B और यहां लगा देता हूं मैं C और D। तो इसको हम इस तरह से एज्यूम करके भी कर सकते हैं कि हमने डबल बॉन्ड माना था और ये भी हमने क्या माना था, डबल बॉन्ड, तो C D और A B, तो ये एक तरह से आपके पास एलिनी दोबारा से आ चुकी है, तो इस तरह से भी आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। और यदि इसी तरह से आप करना चाहो तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और sp3 होने के कारण क्या होगा कि ये चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर होगी, तो दो यदि इस तरह से हैं तो एक तो कैसा चला जाएगा, इन द प्लेन, और एक कैसा आ जाएगा, आउट ऑफ प्लेन। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण, तो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है। अब ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और sp3 होने के कारण ये वाला कैसा चला जाएगा, ये प्लेनर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसकी बात करें तो ये वाला जब प्लेनर है तो sp3 है ये भी, और sp3 होने के कारण ये कैसा चला जाएगा, इन द प्लेन और आउट ऑफ प्लेन। तो इन दोनों का प्लेन और इन दोनों का प्लेन सेम नहीं है, ये तो एक बाहर और एक अंदर की ओर है इस तरह से, और ये वाले दोनों इस तरह से रखे हुए हैं। ठीक, तो ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बन चुकी है कि ये कंपाउंड तो यूं आ गए और ये वाले कंपाउंड यूं रखे हुए। ठीक है, अब यदि इस सिचुएशन में भी क्या हो जाए कि इफ A नॉट इक्वल टू B एंड C नॉट इक्वल टू D, तो यहां पर क्या होगा, जब A और B बराबर नहीं होंगे और C और D बराबर नहीं होंगे तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर नहीं होगी, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री यहां पर नहीं होगी, और कंपाउंड कैसा दिखाई देगा हमको, एक्टिव दिखाई दे जाएगा। तो ये तो बात हो गई किसकी, इवन नंबर ऑफ रिंग्स उपस्थित हो। तो यदि ऑड नंबर में आ जाए, जैसे 3 रिंग हो, 5 रिंग हो, 1 रिंग हो केवल, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि ये कार्बन sp3 है, यदि ये रिंग मान के चलो प्लेनर है तो ये कैसे आ जाएगी, ये आ जाएगी इन द प्लेन और आउट ऑफ प्लेन, और फिर ये कार्बन sp3 है और sp3 होने के कारण ये वाली रिंग भी इसकी परपेंडिकुलर चली जाएगी, यानी कि टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाएगी तो प्लेनर हो जाएगी, और ये प्लेनर हो गए तो ये आउट ऑफ प्लेन और इन द प्लेन, और ये वाली रिंग जब ये इन द प्लेन और आउट ऑफ प्लेन है तो ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होगी, तो ये कैसी हो जाएगी, प्लेनर, और ये प्लेनर हो गए तो ये sp3, ये कैसे हो जाएंगे, इन द प्लेन और आउट ऑफ प्लेन। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बड़ी आसानी से लग सकती है, कब, जब A और C एक जैसे हों, या B और D समान हो, या फिर A और B सेम हो, C और D सेम हो, तो यहां से भी एक प्लेन लग जाएगी। और चलो ये भी नहीं लगे, सभी अलग अलग हों, तो यहां से एक प्लेन ये वाली लग सकती है, यानी कि इसमें प्लेनर आ जाएगा, ये टर्मिनल कार्बन एक ही प्लेन में आ जाएंगे, और कंपाउंड प्लेनर होने के कारण यदि ये प्लेनर हो गए तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर POS आ जाएगा, और POS आ जाएगा तो ये कंपाउंड कैसे हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों एक बाहर एक अंदर की ओर, और इसमें भी एक बाहर एक अंदर की ओर, और मैंने इसको यूं काट दिया बिल्कुल बीच में से, तो रिंग तो बिल्कुल डिवाइड हो जाएंगी, A आधा ऊपर आधा नीचे, B भी आधा ऊपर आधा नीचे, इधर C भी आधा ऊपर आधा नीचे, और D भी आधा ऊपर आधा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो POS होने के कारण ये वाली रिंग क्या हो जाएंगी, इनएक्टिव हो जाएंगी। इनको समझने के लिए हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे टॉपिक क्लियर अपन का हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये इवन नंबर में A नॉट इक्वल टू B है और C नॉट इक्वल टू D है। अब इस सिचुएशन में जब A नॉट इक्वल टू B और C नॉट इक्वल टू D है
तो ये कैसा हो जाएगा, इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, तो ये कैसा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, ये भी इवन नंबर में दोनों रिंग, तो a नॉट इक्वल टू बी और c नॉट इक्वल टू डी होने पर ये केस भी कैसा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। बस हमें बार बार पीओएस सीओएस निकाल के नहीं देखा, अपन डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि क्या इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है, और a नॉट इक्वल टू बी है और c नॉट इक्वल टू डी है। क्वेश्चन नंबर 3 में चेक करते हैं, तो दोनों रिंग कैसी है, सेम, यानी कि इवन नंबर में है, और a नॉट इक्वल टू बी है और c नॉट इक्वल टू डी है। तो इस सिचुएशन में ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक एक्टिव केस होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 1 2 3, अब 3 होने का मतलब ये वाले एक ही प्लेन में आ जाएंगे और सेम प्लेन में आ जाएंगे, तो ये प्लेनर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें ए भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये कंपाउंड कैसा हो चुका है, प्लेनर, और प्लेनर हो गया तो ये कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव केस में आ जाएगा। इस कंपाउंड की बात करते हैं हम, तो 1 2 3 रिंग है, फर्स्ट और लास्ट एक ही प्लेन में होंगी, और ये CH3 भी बाहर की ओर है और ये नीचे वाला भी बाहर की तरफ है, दोनों ग्रुप बाहर निकले हुए हैं, तो यहाँ से क्या है, बड़ी आसानी से यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री लग जाएगी, और प्लेन ऑफ सिमेट्री लग जाएगी तो ये केस भी कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, ये sp3, तो ये इन द प्लेन गया और ये आउट ऑफ प्लेन, और ये sp3 संकृत कार्बन है, तो ये भी यदि मैं इसको प्लेन में मानूं तो ये भी इन द प्लेन और आउट ऑफ प्लेन। अब a नॉट इक्वल टू बी है और c नॉट इक्वल टू डी है, तो कोई pos cos तो यहाँ पर लगेगा नहीं, ना तो pos लगेगा ना cos लगेगा, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को अपन देखें ध्यान से, तो यहां पर भी इस कंपाउंड में देखो, ये वाला जो है a नॉट इक्वल टू बी आ रहा है और c नॉट इक्वल टू डी आ रहा है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो यहां पर कोई pos नहीं है, cos नहीं है, तो ये केस भी कैसा हो जाएगा, एक्टिव केस हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखना, Cl का मिरर इमेज Cl, H का मिरर इमेज H, लेकिन H का मिरर इमेज Br नहीं हो सकता, मतलब मैं ये वाला प्लेन इसमें नहीं लगा सकता, तो ये वाला प्लेन इसमें नहीं लगेगा। अच्छा, ये नहीं लगेगा तो ये भी बिल्कुल सेम नहीं आ रहा है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो POS नहीं है, COS नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये एक एक्टिव केस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में H की मिरर इमेज H, Cl की Cl, H की H, इसका मतलब यहां से इसमें एक प्लेन लग रही है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो डेफिनेट ये कंपाउंड कैसा होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। Cl की मिरर इमेज H नहीं हो सकती, H की ये नहीं हो सकती, तो इसमें POS तो नहीं है, और POS नहीं है तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, ये इन द प्लेन है, अंदर की ओर, कुछ इस तरह से देखते हैं इस एग्जांपल को हम, कि मेरे पास एक तो ये अंदर की ओर लगा हुआ है और एक मेरे पास बाहर की ओर लगा हुआ है, इस तरह से, मतलब एक नीचे और एक ऊपर, ये CH3 अंदर की ओर जा रहा है और ये बाहर की ओर आ रहा है। तो मैं यहां से यदि यूं देखूं तो सेंटर से एक लाइन गुजर रही है जो बराबर दूरी पर स्थित है, मतलब ये दोनों ग्रुप सेंटर से जाते हुए बराबर दूरी पर आ रहे हैं, और यहां से यदि मैं इसको चेक करता हूं तो यहाँ सेंटर से निकलकर ये देखो, ये बिल्कुल बराबर दूरी पर आ गए, और यहां से यदि मैं इसको चेक करूं तो ये सेंटर से निकलकर बिल्कुल बराबर दूरी पर आ गए। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित है, और किसी कंपाउंड में यदि सिमेट्री है तो वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, तो वो कंपाउंड इनएक्टिव होगा। तो हमने कई क्वेश्चनों की सहायता से चेक किया कि स्पाइरो कंपाउंड भी किस तरह से एक्टिव और इनएक्टिव होते हैं। अब अपन बात करते हैं थर्ड एग्जांपल के रूप में बाइफिनाइल रिंग की, कि बाइफिनाइल रिंग क्या होती है और किस प्रकार से वो ऑप्टिकली एक्टिविटी दर्शाती है और किस प्रकार से वो इनएक्टिविटी दर्शाती है। देखो, बाइफिनाइल रिंग क्या होती है, जिसमें दो बेंजीन वाले आपस में अटैच रहती हैं। अब ये वाला जो कार्बन है, इसको मैं इस तरह से लिखूं, तो
तो ये sp2 संकरित कार्बन है। sp2 संकरण जो होता है हाइब्रिडाइजेशन वो प्लेनर होता है, और ये वाला भी जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये भी प्लेनर होगा। तो इसका मतलब ये दोनों रिंग आपस में इस तरह से प्लेन में जुड़ी हुई है, इस तरह से, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है, ये प्लेनर है, तो प्लेनर होने के कारण इसमें क्या होगा, यहां से बड़ी आसानी से प्लेन लगाया जा सकता है, या फिर यहां से प्लेन लगाया जा सकता है। तो ये प्लेनर है, यानी पीओएस सीओएस इनमें हो सकती है। और प्लेनर है तो ये कैसी हो जाएंगी, इनएक्टिव हो जाएंगी, ठीक है। ए और बी, सी और डी से यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल इस तरह से स्लाइस की तरह काटी जा सकती है। लेकिन क्या हो कि यदि इन ग्रुपों में मैं कुछ इस तरह से बात करूं, ये अभी तो प्लेनर होंगी, ए बी सी और डी। अब मैं ऑर्थो पोजीशंस पर कोई बल्कि ग्रुप लगा देता हूं, बड़े बड़े ग्रुप, जैसे टर्सरी ब्यूटाइल काफी बड़ा ग्रुप है, मैंने ये लगा दिया। तो ये बड़े बड़े ग्रुप होने के कारण NO2 हो सकता है, और भी कोई बड़े ग्रुप है, मैंने टर्सरी ब्यूटाइल लगाया काफी बड़ा ग्रुप। तो ये बड़े बड़े ग्रुप लगाने के कारण इनमें क्या होने लगेगा, रिपल्सन। और रिपल्सन के कारण क्या होगा, जो दोनों रिंग इस तरह से अटैच थी वो ये रिपल्सन लगेगा, और इन उंगलियों में मान चलो ये बल्कि ग्रुप लगे हुए, तो इनके रिपल्सन को कम करने के लिए रिंग इस तरह से रोटेट हो जाएगी, घूम जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से रोटेट होने के कारण अब ये ग्रुप बिल्कुल कैसे हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे। तो यहां ध्यान से देखें हम कि इसमें जब रोटेशन होगा इनके प्रतिकर्षण के कारण, तो ये रिंग कुछ इस तरह से हमें नजर आने लगेंगी। देखो ये इन द प्लेन चला जाएगा और ये आउट ऑफ प्लेन आ जाएगा, और यहां से मेरे पास सी और डी ये भी कैसे जाएंगे, इन द प्लेन, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये आउट ऑफ प्लेन, और ये एक ही प्लेन में आ जाएंगे ए और बी। और यहां से ये बल्कि ग्रुप इधर लगे हुए होंगे और इसके बल्कि ग्रुप ई। तो रिपल्सन के कारण ये क्या थोड़े दूर दूर हो चुके हैं, और इस तरह से ये रिंग थोड़ी सी घूम जाएगी, एक यूं रहेगी और एक यूं हो जाएगी, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि यहां पर यदि ए नॉट इक्वल टू बी है और सी नॉट इक्वल टू डी है, तो यहां पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, यहां पर कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, और ये क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तीनों ये एलिन हो, क्यूमुलिन हो, या फिर स्पाइरो कंपाउंड हो, या बाइफिनाइल, सब में एक ही केस लग रहा है, ठीक है, सेम ही एग्जांपल है। अच्छा क्या हो, ये इवन की जगह ऑड रिंग आपस में अटैच हो, ऑड किस तरह से, तीन फिनाइल रिंगों को मैं आपस में अटैच कर देता हूं, और यहां पर मैं ऑर्थो पोजीशंस पर क्या जोड़ देता हूं, कोई बल्कि ग्रुप जोड़ देता हूं, यहां सी डी और यहां पर ए और बी। अब ये बल्कि ग्रुप जब मैंने यहां पर लगा दिए, तो यहां पर बल्कि ग्रुप लगाने पर क्या होगा कि देखो ये sp2, ये sp2, ये sp2 और ये sp2, ये सब प्लेनर है, लेकिन इनके रिपल्सन के कारण ये जो बीच वाली रिंग है ये यूं की जगह थोड़ी यूं घूम जाएगी, और इनसे रिपल्सन के कारण ये घूम नहीं पाएगी, क्योंकि ये घूम गई तो दोनों इस तरह से हो जाएंगे रिपल्सन। तो एक रिंग तो देखो, एक रिंग यूं है, दूसरी यूं है, रिपल्सन के कारण ये घूम गई, तीसरी भी यूं रखी हुई थी तो वो यूं ही रखी रहेगी, क्योंकि ये इस तरह से रिपेल होगी। तो पहली रिंग ये, दूसरी है, तीसरी फिर इस तरह से, तो एक प्लेनर, दूसरी परपेंडिकुलर, तीसरी फिर प्लेनर, चौथी परपेंडिकुलर, फिर प्लेनर, परपेंडिकुलर, तो इस तरह से इनमें चलेगा। अब जैसे ये होगी तो ये वाली कैसे चली जाएगी, इन द प्लेन और आउट ऑफ प्लेन, ये वाली, तो ये वाली रिंग इन दोनों से परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब ये दोनों रिंग तो एक ही प्लेन में आ गई, और एक ही प्लेन में आने के कारण यहां से क्या लगाया जा सकता है, प्लेन। तो यदि ऑड नंबर में रिंग है तो वो क्या हो जाती है, प्लेनर हो जाती है, और प्लेनर होने के कारण वहां पर पीओएस लग जाएगा, और इस सिचुएशन में क्या होगा, ये इनएक्टिव हो जाएंगी, ये रिंग कैसी हो जाएंगी, इनएक्टिविटी दर्शाएंगी, ठीक है। तो ये बात अपन को ध्यान रखनी है। अब इनको समझने के लिए इससे रिलेटेड कुछ अपन क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दो रिंग है, मतलब एक यूं होगी तो एक इस तरह से परपेंडिकुलर हो जाएगी।
अब ये दोनों ग्रुप तो डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए, और सेम होने के कारण ये यहां से यदि प्लेन लगाई जाए तो इसको यू परपेंडिकुलर माने हम, तो एक बाहर निकला हुआ है और एक अंदर की ओर है, इस तरह से, तो ये एक सीएल इधर आ जाएगा, एक सीएल इधर आ जाएगा, यानी मिरर इमेज बन जाएगी। और ये रिंग यू निकल जाए यहां से, तो यहां से तो देखो ये यू कटती जाएगी, तो आधी इधर आधी उधर बराबर जाएगी, और ये प्लेन में है, तो प्लेन में होने के कारण ये बिल्कुल स्लाइस की तरह कट जाएगी। तो आधा NO2 इधर, आधा इधर, आधा H इधर, आधा H इधर, तो इस तरह से यहाँ पर एक POS लग रही है। और POS लगने, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि A0 इक्वल टू B और C0 इक्वल टू D होने पर वहां पर कोई POS COS नहीं होगी और वो एक्टिव हो जाएगा। लेकिन यदि A इक्वल टू B हो जाए या C इक्वल टू D हो जाए, दोनों में से एक इक्वल हो जाए या दोनों ही आपस में इक्वल हो जाए, तो वहां POS लग जाती है और कंपाउंड वहां पर एक्टिविटी नहीं दर्शाता है। और इनके बारे में डिटेल में पिछली क्लासों में काफी बताया जा चुका है, वहां पर जाकर भी आप इनको चेक कर सकते हो। तो यहां पर POS होगी और POS होगी तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी दो रिंग है, बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, परपेंडिकुलर हो जाएंगी, A0 इक्वल टू B है और C0 इक्वल टू D है, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि नो POS नो COS। 1 2 3 रिंग है, ये परपेंडिकुलर हो जाएंगी, ये प्लेन में रहेंगी, और प्लेन में रहेंगी तो स्लाइस की तरह काटी जा सकती है, तो यहां पर क्या होंगी, ये प्लेनर होंगी, और प्लेनर होंगी तो इस कारण ये क्या होंगी, इनएक्टिव। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ये हालांकि फिनाइल रिंग या बेंजीन वाले नहीं है आपस में, लेकिन इनको इसी तरह ट्रीट करें हम। यदि मैं यहां पर कोई बल्कि ग्रुप यदि नहीं लगा हुआ है, तो इस सिचुएशन में ये प्लेनर है, और प्लेनर है तो यहां पर क्या होगा कि ये जो ग्रुप है आपस में लगे हुए हैं यहां पर लग जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं यहां पर क्या लगा देता हूं, बल्कि ग्रुप लगा देता हूं, तो बल्कि ग्रुप लगाने पर क्या होगा, ये भी इस तरह से परपेंडिकुलर और ये घूम जाएंगी, और यहां पर A0 इक्वल टू B और C0 इक्वल टू D, तो ये एक्टिव केस हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने बिना कायरल सेंटर वाले यौगिकों में एक्टिविटी और इनएक्टिविटी चेक की थी, और टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, एनेंशियोमर, मीसो कंपाउंड, इनको कैलकुलेट किया था। थैंक यू।